दिस इज दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा परावैद्युत माध्यम। ये परावैद्युत माध्यम क्या होता है उसके जस्ट पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि जब आप कूलाम का नियम पढ़े थे, कूलाम का नियम ध्यान दीजिएगा। कूलाम के नियम में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया कर रहे थे, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने लिखा था Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया था स्मॉल के, ये स्मॉल के बेटा याद रखिएगा, ठीक है। लिखने पे आप कंफ्यूज ना होना, ये स्मॉल के था और ये स्मॉल के इज इक्वल टू हमको मालूम था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कब? जब ये इसके बीच का माध्यम, जब ये दोनों आवेश हैं, जब ये दोनों आवेश क्या हैं, किस पर हैं, निर्वात में हैं या एयर में हैं, क्योंकि एयर के लिए के एयर इज इक्वल टू होता है 1, निर्वात के लिए के का मान क्या होता है 1। अभी सुनो मेरी बात, मैं इसके की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्थिर विद्युत नियतांक है। ये क्या था? स्थिर विद्युत नियतांक था। अगर इनके बीच का परावैद्युत माध्यम है कैपिटल के, ध्यान दीजिएगा, अगर इनके बीच का परावैद्युत माध्यम कैपिटल के है, इनके बीच ये किस माध्यम में रखा हुआ है, के माध्यम में रखा हुआ है, तब मैं इसको क्या लूंगा यहाँ पर कैपिटल के। तो मैं आज इसी के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि क्या है ये परावैद्युत माध्यम, ठीक है। इस स्मॉल के बारे में बात कर रहा हूं। इधर तो आपका है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो FC के लिए अपन पुट अप करेंगे। सो स्मॉल के इज इक्वल टू स्थिर विद्युत नियतांक के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये के क्या है? एक परावैद्युत माध्यम है। परावैद्युत माध्यम क्या होता है? अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन लेक्चर कि व्हाट इज अ परावैद्युत माध्यम। आखिर ये परावैद्युत माध्यम क्या है? चलिए, हेडिंग अपना परावैद्युत माध्यम। दैट इज अ कैपिटल के याद रखिएगा। इसमें मेरा स्मॉल के और कैपिटल के दोनों सेम लगेगा तो कंफ्यूज ना होना बेटा। नियतांक अलग है और ये परावैद्युत माध्यम के अलग है। परावैद्युत पदार्थ और परावैद्युत माध्यम वे माध्यम होते हैं जो वास्तव में विद्युत क्षेत्र, विद्युत को अपने आप से प्रवाहित नहीं होने देते, परंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। सुनिएगा, ठीक है। जहां कैपिटल के ये परावैद्युत के बराबर, सुनिएगा, परावैद्युत के को ही हम क्या बोलते हैं? परावैद्युत के को ही हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, अब ये एप्सिलॉन आर क्या है यार? ये क्या है? एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्या कहा जाता है इसे? विद्युतशीलता। कंडक्टिंग मीडियम होता है आवेशों के बीच में, ठीक है। माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सर और आज बेटा मैं आपके लिए जो लेक्चर लेके आया हूँ हिंदी मीडियम फिजिक्स के लिए, ये आज मेरा तीसरा लेक्चर है। और तीसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परावैद्युत माध्यम। आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने, पहले तो हमारा हेडिंग क्या है? परावैद्युत माध्यम। ये परावैद्युत क्या होते हैं सुनिएगा। पहले एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं, देन फिर मैं आगे जाऊंगा। ये एक्चुअली परावैद्युत होता क्या है? परावैद्युत माध्यम वो माध्यम होते हैं जो वास्तव में सुचालक नहीं होते, विद्युत के चालक नहीं होते, लेकिन विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ये बात सेम ऐसा ही वो है कि सेक्चिली वर्ड आप लोगों को सुना होगा, जब छोटे कक्षाओं में हम हिंदी पढ़ते थे। सेक्चिली वो होता है जिसके पास होता नहीं और वो दिखाता है। सिमिलरली परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम वो माध्यम होते हैं जिसमें एक्चुअल से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र को क्या नहीं कर सकता, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। मतलब उससे धारा प्रवाहित नहीं होगा, वो एक सुचालक नहीं होता है, कुचालक के समान है, लेकिन फिर भी उससे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। अगर हम बात करें तो परावैद्युत माध्यम के हमने पढ़ा था कब? कूलाम के नियम में क्या पढ़ा था? परावैद्युत माध्यम के लिए हमने पढ़ा था फॉर्मूला कूलाम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या बताया था बेटा मैंने? जहां मैंने क्या कहा था, इसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं? परावैद्युत माध्यम, ठीक है। के को क्या बोलते हैं हम लोग? परावैद्युत माध्यम या स्थिर विद्युत नियतांक। इसको हम लोग क्या बोले थे? स्थिर विद्युत नियतांक। इसका दो नाम है, एक है परावैद्युत
माध्यम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परावैद्युत माध्यम के अलावा? अपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? अपेक्षिक विद्युतशीलता। अपेक्षिक विद्युतशीलता। आपको पता है इसके को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, के को हम लोग और क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। अपेक्षिक, रिलेटिव। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? छोटा आर, स्मॉल आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है अपेक्षिक। तो सुन लीजिएगा, के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर, और जहां के का फॉर्मूला होता है बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां सुन लो, ये होता है जो एप्सिलॉन है उसको हम लोग बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे इसको? माध्यम की विद्युतशीलता। और उसी के प्रकार जो एप्सिलॉन जीरो है, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसको क्या बोला जाता है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, एप्सिलॉन आर को ही के कहते हैं, जिसको परावैद्युत माध्यम कहते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, के का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो चलो इस फॉर्मूले को मैं अगर कन्वर्ट करूं तो ये एप्सिलॉन आर, यहां से इस वैल्यू को यहां पे रखता हूं मैं, तो क्या मिलेगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तिर्यक गुणा करने से क्या मिल जाएगा कि माध्यम की विद्युतशीलता इज इक्वल टू अपेक्षिक, म्यू आर को क्या बोलते हैं? अपेक्षिक विद्युतशीलता गुणित निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल देते हैं बेटा। ये टॉपिक है आपका परावैद्युत माध्यम। ठीक है, अब इसी से कनेक्टेड हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत बलों के पदों में परावैद्युत माध्यम। ठीक है, विद्युत बलों के पदों में परावैद्युत माध्यम। या पॉज करके इसको उतारिएगा। विद्युत बलों के पदों में परावैद्युत माध्यम। विद्युत बलों के पदों में परावैद्युत माध्यम। विद्युत बलों के पदों में परावैद्युत माध्यम, या विद्युत बलों के पदों में परावैद्युत माध्यम। चलो सर क्या है, चलो ठीक है बताते हैं आपको। मान लो आपके पास दो बिंदु आवेश है बेटा, Q1 और Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? सपोज क्या मान लेते हैं? R। ठीक है, जब ये कहां पर है? पहले जब ये किस कंडीशन के लिए ले रहा हूं? एयर के लिए। ठीक है, एयर। जब ये कहां पर है? ये वायु। इनके बीच का माध्यम के क्या है? के क्या है? वायु है। क्या है? वायु। और वायु के लिए के का मान होता है 1। वायु के लिए के का मान क्या होता है? 1। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। वायु के लिए क्या होता है? के का मान 1 होता है। वायु के लिए क्या होता है? के का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलो वायु के लिए के का मान 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, यही माध्यम, यही आवेश, यही सेम आवेश जब कहां पर है? जब कहां पर है? ये कहां पर है? किसी अन्य माध्यम पर है, उसको मैं मीडियम बोल रहा हूं। वायु के लिए मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करूंगा, और किसी अन्य माध्यम के लिए इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एम से रिप्रेजेंट करूंगा। और इस समय जो इस पर कूलाम का बल लगेगा, जिसको हम लोग एयर बोल रहे हैं, निर्वात बोल रहे हैं, एयर या निर्वात, वायु या निर्वात की बात करें, ध्यान दीजिएगा, वायु निर्वात की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और साथ में क्या लगाते हैं हम लोग? के लगाते हैं, लेकिन के का मान इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम के लगाते हैं बेटा, सुनिएगा फिर से एक बार। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। और के वायु के लिए क्या होता है? 1 होता है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1। उसी प्रकार इसके लिए निकालता हूं, क्या मिलेगा मुझे? बोलिएगा। ये माध्यम के लिए, मीडियम के लिए है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू बोलिएगा Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और ये के था, इसके पहले हम लोग क्या लिखा करते थे? सुनो, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था? कि E इक्वल्स टू ई आर इंटू ई नॉट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ई नॉट। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर वो के कैसे आया, मैं आपको बता दूं। ई नॉट इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे?
एप्सिलॉन ई आर, ये लिखा करते थे, ई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ई आर। और जहां ई आर को मैं क्या बोलता था, के बोलता था, क्या बोलता था, के बोलता था कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो ये वहीं से आ रहा है, तो वहीं से यहाँ पर ये के है, और इसके लिए के की कुछ वैल्यू होती है, वो छोड़िए अभी, वो मीडियम है, वो आपको गिवन रहेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अब इन दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को मैं क्या करता हूँ, भाग देता हूँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग दे दो यार, देखो क्या मिलेगा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, साथ में के, ये सब चीजें कैंसिल हो गई, क्या बच गया, FA अपॉन FM इज इक्वल टू क्या बचेगा यार, बोलो, के, दैट इज, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा था, एप्सिलॉन आर। तो ये फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं, आगे करेंगे हम इन सब टॉपिक्स पे। तो ये क्लियर हो गया क्या है परावैद्युत, ठीक है, क्या है परावैद्युत, क्या है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को फिर से बता दो, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि का मान सदैव 1 से बड़ा होता है माध्यम के लिए, ठीक है। वायु के लिए क्या होगा, के का मान 1 के बराबर होगा, लेकिन किसी और माध्यम की बात करें तो माध्यम हमेशा क्या होगा, के का मान सदैव बड़ा रहेगा। इसी क्लियर, आगे बढ़ते हैं बड़ी गौर से, विद्युत बल रेखा। अब ये विद्युत बल रेखा क्या है, सुनिएगा। जिस प्रकार एक इंसान को दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए वो एक रास्ते को क्या करता है, फॉलो करता है, एक रास्ते को क्या करता है, फॉलो करता है। एक इंसान दूसरे स्थान, जैसे कि मुझे रायपुर से बिलासपुर जाना है, तो मैं सड़क को, नेशनल हाईवे को क्रॉस करके जाऊंगा, उसको फॉलो करके जाऊंगा, या तो ट्रेन के थ्रू जाऊंगा, उसको फॉलो करके जाऊंगा, मतलब हर एक के लिए पाथ है। वैसे ही यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत बल रेखा क्या है, मैं आपको बता दूं कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास जाना होता है, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास जाना होता है, ये बिंदु आवेश है, और इसके जुड़े भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, Q नॉट, जो कहां पर होता है, अनंत में होता है। कहां पर होता है, अनंत में होता है। अर्थात इस आवेश को पहुंचने के लिए, इस आवेश को यहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ते को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसी रास्ते को, उसी पथ को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इसका मैं बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बता रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स के साथ, ठीक है, शुद्ध हिंदी के साथ। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर एक एकांक धन आवेश गति कर सकता है, जिस पर एक एकांक धन आवेश गति कर सकता है। ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, उसमें खींचा गया, ये काल्पनिक है, निष्कोण है, अर्थात इसमें कोई कोण नहीं है। हर बार अलग अलग इसके हमको क्या मिलेंगे, स्पर्श रेखाएं मिलेंगी अगर मैं ड्रॉ करूं तो, ठीक है। तो ये काल्पनिक है, साइंटिस्ट लोग इसको देखे नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली ये चीजें क्या हुई है, प्रूफ हुई हैं, इसलिए ये डेफिनेशन बना। तो ये है बेटा विद्युत बल रेखा, जिसमें अनंत में उसका जुड़वा भाई एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश चल फिर सकता है। जिस रास्ते को वो फॉलो करके आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। आप डेफिनेशन अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन टेक्निकल वर्ड सही यूज होने चाहिए। ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब ये विद्युत बल रेखा के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ते हैं। रेखाओं के गुण पे आते हैं यार। अब क्या है भाई, ये गुण क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात। विद्युत बल रेखाओं के गुण, पहला, जो पहला गुण है बेटा ये है, विद्युत बल रेखाएं सदैव कहां से गुजरती हैं, धनावेश से गुजरती है। कहां से गुजरती हैं, धनावेश से निकलती हैं, गुजरते नहीं बोलेगा, हमेशा कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से बाहर निकलती हैं। कहां से निकलती है, धन आवेश से बाहर निकलती हैं, ये पहला गुण। दूसरा बात करते हैं, विद्युत बल रेखाएं सदैव ऋण आवेश पर आकर खत्म होती हैं। कहां पर खत्म होती हैं, ऋण आवेश पर आकर खत्म होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऋण आवेश पर आकर क्या हो रही हैं, विद्युत बल रेखाएं खत्म हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, ये सब आप लिखिएगा। पहला था विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, दूसरा है विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर आकर के खत्म होती हैं। तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा विद्युत बल रेखाएं
विद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल के क्या होती है, अभिलंबवत गुजरती हैं। याद रखिएगा यहाँ पर ये 90 अंश कोण है, 90 अंश कोण है, ये 90 अंश कोण है हमेशा। ठीक है, जब भी कोई विद्युत बल रेखा किसी क्षेत्रफल से निकल रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पर ही निकलेगा। ये आपको दिख रहा है डायग्राम, इसको मैं कुछ 3D व्यू से बनाता हूँ लाइक दैट। ठीक है, देखो अब देखो, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, 90 डिग्री पर निकल रही है। सपोज ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल पर क्या करेगा, 90 अंश कोण पर ये क्या होता है, बाहर निकलता है। ये तीसरा था। चौथा, विद्युत बल रेखाएं चौथा है, यदि विपरीत बिंदु आवेश हो, यदि विपरीत बिंदु आवेश हो तो वक्री पथ पर मुड़ जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, विपरीत आवेश होने पर वक्री पथ पर मुड़ जाती हैं। प्लस से निकल रहा है, माइनस से के ऊपर खत्म हो रहा है। देखो यहां से निकला, ये लाइक दैट कुछ इस प्रकार से, ये देखिएगा विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, वक्री पथ पर क्या हो रही हैं, मुड़ जा रही हैं। सर क्यों हुआ, क्यों हुआ, आपको भी बताते हैं, क्योंकि हमेशा धन आवेश से निकलती हैं और कहां पर आकर खत्म होती हैं, ऋण आवेश पर आकर के खत्म होती हैं। आया बात समझ। ये था चौथा। पांचवा क्या है सर, अभी बताते हैं बच्चों। पांचवा, ठीक है, पांचवे की बात करते हैं। विद्युत बल रेखाएं, पांचवा सुनिएगा, बहुत अहम है। विद्युत बल रेखाएं अपनी, सपोज ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये भी एक प्लस क्यू, दो सजातीय आवेश के चार्ज हैं। विद्युत बल रेखाएं अपनी गति की दिशा के लंबवत आगे बढ़ जाती हैं। अगर कब है सजाती हैं, कब, जब सजाती हैं। सुनिएगा, विद्युत बल रेखाएं अपनी गति की दिशा के लंबवत दिशा में आगे की ओर निकल जाती हैं। और क्या करती हैं, क्योंकि जब सजातीय आवेश का बात आता है बेटा, तो ये क्या करते हैं, एक उदासीन रेखा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये देखो इसकी तीव्रता, ये इसकी तीव्रता, इधर से ये निकल जा रहा है, इधर से ये निकल जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो ऐसा और ऐसा करके भी बना सकते हैं। इस बुक में आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सर भी सही बता रहे हैं, हम भी सही बता रहे हैं, बुक वाला भी सही बताता है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये अपनी लंबाई जहां से निकल रही थी वहां पर जाते हुए, और जब ये आपस में आई तो ये अपने लंबवत दिशा में आगे की ओर निकल गई, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन रेखा। क्या बोलते हैं इसको, उदासीन रेखा। अब उदासीन क्यों हुआ यार, क्योंकि मालूम है ये उदासीन रेखा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, ई का मान शून्य होता है। ई का मान क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात विद्युत बल रेखा अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, मतलब जिस रास्ते पे वो निकलती हैं, अगर उस रास्ते में अगर सजातीय आवेश आ जाएंगे तो अपने अभिगमन की दिशा से लंबवत निकल जाएंगी। अगर ये दो आवेश हैं, सजातीय आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश, तो इनसे जो विद्युत बल रेखाएं आएंगी अपने अभिगमन की दिशा से प्रतिकर्षित होकर लंबवत दिशा में निकलेंगी। और जब ये लंबवत दिशा में निकलती हैं तो उनके बीच में एक रेखा, एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा बनता है। इस काल्पनिक रेखा को उदासीन रेखा कहते हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, 0 होती है। ठीक है, तो ये था पांचवा। छठवा, ओ माय गॉड, ठीक है, छठवा। अब ये छठवा क्या है, 6 पढ़ते हैं बेटा, कि विद्युत बल रेखाएं अगर ये प्लस था और ये माइनस था, ठीक है, माइनस की और प्लस की वजह से, ठीक है, अगर विद्युत बल रेखा प्लस से निकलते और माइनस पर खत्म होती हैं तो उनके वक्री पथ के प्रत्येक बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, अगर मैं उनके वक्री पथ के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूं तो हर बिंदु पर उन्हें उनका क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, उसकी तीव्रता का डायरेक्शन मिलता है। सुनिएगा, विद्युत बल रेखाएं अपने वक्री पथ के प्रत्येक बिंदु पर अपनी दिशा को स्पर्श रेखा की दिशा में दिखाती हैं। अपनी दिशा को क्या करता है, ये स्पर्श रेखा खींचा ना मैंने, ये स्पर्श रेखा कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, तो प्रत्येक बिंदु पर जहां तक वो वक्र बना हुआ है, वो प्रत्येक बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो हमें उस विद्युत बल रेखा का डायरेक्शन अर्थात दिशा प्राप्त हो जाएगा। एंड द लास्ट इज द फाइनल, छठवा, जो मोस्ट एमपी है, क्या, कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती सर, चलो कटा देते हैं, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। रीजन, चलो ठीक है, काट दिया तो यहाँ पर मैंने मदर एक्सिस
ये मैं बोलता हूँ, कहीं ऐसा बुक में नहीं लिखा है। ये क्या मदर एक्सिस बोलने से एक्स और वाई अक्ष, इनके कटान बिंदु पर मैंने अक्षों का निर्माण कर दिया। मैंने यहाँ पर स्पर्श रेखा लिया तो ये हो गया E1, मैंने यहाँ पर स्पर्श रेखा लिया तो ये हो गया E2। ध्यान से देखो, ये θ1 और ये क्या हो गया θ2। अब इनके घटकों में मैं इनको वियोजित कर सकता हूँ यार। कैसे? इधर होगा cos, इधर होगा sin। E1 क्या बोलूंगा, cos ऑफ θ1, E1 sin ऑफ θ1। इधर इसका घटक का निर्माण कर देते हैं, दो घटक मिलेंगे। इधर क्या मिलेगा, E2 cos ऑफ θ2, इधर क्या मिलेगा, E1 sin ऑफ θ2। क्या समझ आ रहा है? क्या हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं आया, क्या घटक बना रहे हो? चलो ठीक है, अब इसको बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। अगर मेरे ऊपर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन इतने सारे बल लग रहे हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो मेरा परिणामी क्या होगा, 6 न्यूटन। क्या होगा, 6 न्यूटन। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, मैंने क्या कहा, तीनों का परिणामी। अर्थात आपके ऊपर कितने भी बल क्यों न लगे, परिणामी केवल एक होगा। और अगर उसके घटक के निर्माण करोगे तो केवल दो घटक बनता है। थीटा जिधर बनता है उधर कॉस बनेगा, जिधर थीटा नहीं बनता उधर साइन बनेगा। वैसा ही यहाँ पर इसके कटान बिंदु पर देखो यार, तुमको एक से अधिक परिणामी E1 और E2 दो परिणामी मिल रहे हैं। और कितने घटक मिल रहे हैं, 4 घटक, जो कि फिजिक्स के लॉ को क्या बोलता है, योज। अगर आप 11वीं फिजिक्स पढ़े हो, 11वीं फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़े हो, सदिशों के योग के नियम, घटकों का वियोजन, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये विद्युत बल रेखाएं दूसरे को नहीं काटती, अपने अभिगमन की दिशा से क्या होती है, 90 अंश के कोण पर आगे की ओर निकल जाती हैं। ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है बेटा। आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, लिखो अपने वर्ड्स में, और ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। चलो, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन विद्युत बल रेखाओं का। अब आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बढ़ना, आते हैं विद्युत द्विध्रुव पर। किस पर आते हैं अब, विद्युत द्विध्रुव। अरे सर, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत मतलब आवेश, द्विध्रुव मतलब जिसमें दो पोल हो। विद्युत मतलब क्या, आवेश, विद्युत मतलब आवेश। द्विध्रुव मतलब जिसमें दो ध्रुव हो। और आवेश के क्या क्या ध्रुव होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण ध्रुव, यही होता है ना। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव, जो बोलना है बोलो यार, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, सुनिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा। जब दो परिमाण में समान, जब दो परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हों। क्या बोला मैंने, जब दो परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस बनने वाले निकाय को क्या कहा जाता है, इस निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, विद्युत द्विध्रुव। सपोज बेटा, ठीक है, ये ऋण क्यू आवेश है, ठीक है, और ये क्या है, धन क्यू आवेश। दोनों के परिणाम समान हैं, ये भी क्यू है तो वो भी क्यू है, लेकिन उनके क्या है, डायरेक्शंस क्या है, उनका साइन क्या है, अलग है, चिन्ह क्या है, उनके ध्रुव अलग हैं। तो इस बनने वाले निकाय को अगर मैं बहुत ही अल्प दूरी, उस अल्प दूरी को साइंटिस्ट ने कितना दिया था, 2L, कितना लिया था, 2L। और इस बनने वाले निकाय को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ये डंबल के शेप का होता है, ठीक है, डंबल के शेप के समान देखने से लगता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आ जाता है, बीच में उसका लंबाई होता है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज का घनत्व, आवेश घनत्व अधिक रहेगा। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हों, तो बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ सुन लो, विद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव -q से कहाँ रहता है, -q से +q की ओर होगा। ठीक है, अब आप सोचो कि जरा ये कि जो साइंटिस्ट को बनाया होगा, इस डेफिनेशन को, इस कॉन्सेप्ट को बनाया होगा, उसने ये -q पहले क्यों रखा और +q बाहर क्यों रखा। आपको मालूम है, जब आपका घर बनता है, बाहर की दीवारें चौड़ी होती हैं, अंदर की दीवारें हम भले एक इंची ईंटे के थ्रू बनाते हैं। बात समझ आ रहा है। आपका कपाल ऊपर है, भेजा अंदर है, भेजा बाहर और कपाल अंदर नहीं है। हम पहले क्या करते हैं, अपने पॉजिटिव चीजों को दूसरों को बताते हैं, हम अपनी अच्छाइयों को पहले बताते हैं, अपनी बुराइयों को कब बताते हैं। तो जैसा दुनिया का लॉ है यार, वैसा ये फिजिक्स का लॉ है, क्योंकि भौतिक जीवन ही क्या है, हमारा भौतिकी है। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, तो वो कुछ कहीं ना कहीं नेचर के लॉ को फॉलो करते हुए बनाया। उसने प्लस चार्ज को बाहर रखा और माइनस चार्ज को अंदर रखा। ठीक है, तो इसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक नया वर्ड आ गया। अब ये आघूर्ण क्या है सर? ये ना सुना सुना लग रहा है, हम लोग कक्षा 11वीं में पढ़े थे। हाँ जरूर आप कक्षा 11वीं में पढ़े हो, रोटेशनल मोशन, ठीक है। दृढ़ पिंड निकाय, दृढ़ पिंड निकाय जब आप पढ़ते थे ना, घूर्णन गति और दृढ़ पिंड निकाय, उसमें आप आघूर्ण पढ़े हो। आघूर्ण मतलब घूमना, घूर्णन होना, टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? घूर्णन को, आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। किससे करेंगे? पी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? हमको मालूम है विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर के बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है, ठीक है। और आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई निकाय से किन्हीं एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दैट इज P इज इक्वल टू 2ql, P इक्वल टू 2ql, P इक्वल टू 2ql। अरे सर हम तो सुन चुके हैं, आप इतने बार क्यों दोहरा रहे हैं? तो सुन लो बेटा, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि अब ये तकिया कलाम बनने वाला है, ये चिपक जाएगा आपके साथ और टिल एंड तक चलेगा। बहुत से डेरिवेशंस होंगे जिसमें हम P इक्वल टू क्या करेंगे? 2ql पुटअप करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सब चीजें समझ आई? ठीक है, नहीं आए तो मुझे रिप्लाई कर देना, कमेंट कर देना यार इस वीडियो के बाद। देखते हैं जो सुधारना होगा हम सुधारेंगे।